आज हम दुनिया की उस जगह के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए कई देश जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया सब एक दूसरे से भिड़े पड़े और अब तो इसमें अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। ये जगह ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए शायद वर्ल्ड वार भी हो जाए। लेकिन ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों इस क्षेत्र पर कंट्रोल करके कोई देश शायद पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों तरीके से कंट्रोल कर सकता है। और शायद इसीलिए सैकड़ों सालों से कई ताकतवर देशों ने इस जल क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की। इस वीडियो में हम सबसे पहले इस जगह की थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे, फिर हम इस जगह के इतने इंपॉर्टेंट होने के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कारण को जानेंगे ताकि हम ये समझ पाएं कि ये जगह इतना इंपॉर्टेंट सच में क्यों है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए और हाँ, आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना हमारे चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी, भूमध्य सागर से ये लगभग 3 गुना बड़ा है। इसमें 250 द्वीप हैं, एटोल हैं, रीफ हैं। चीन इस क्षेत्र में अपने दावों को बढ़ा रहा है या कहें अपना कब्जा बढ़ा रहा है, खास तौर पर फिलीपींस के क्षेत्र में। अब चलिए इस जगह की हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 1895 में जब जापान एक वैश्विक ताकत थी, उसने ताइवान और साउथ चाइना सी के आसपास के सभी समुद्री इलाकों में अपना कंट्रोल रखा था। लेकिन 1930 के दशक की शुरुआत में जब फ्रांस एक वैश्विक ताकत बन के उभर रहा था, तब फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर वहां के 2 बड़े द्वीप समूहों में, पैरासेल और पेटल में अपना दावा किया और साथ ही फ्रांस ने उन द्वीपों में से एक में, पेटल द्वीप में, एक मौसम विज्ञान स्टेशन भी शुरू कर दिया। और ठीक इसी समय जब वर्ल्ड वार स्टार्ट हो रहा था, तो 1937 के आसपास जब चीन और जापान के बीच युद्ध स्टार्ट हो जाता है। जापान पूरी तरीके से चीन से युद्ध में उलझा हुआ था। चीन और जापान के बीच चल रहे इस युद्ध का फायदा उठाकर फ्रांस ने पैरासेल द्वीप में भी सैन्य अड्डा बनाना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका भी इस क्षेत्र की इंपॉर्टेंस को अच्छे से जानता था, इसीलिए 1945 में जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस क्षेत्र में स्पेक्ट्रली द्वीपों पर सबसे बड़े इटुआवा द्वीप पर अपना कब्जा कर लिया। दूसरे विश्व युद्ध के हार के बाद जापान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, इसलिए जापान को अपने सारे उपनिवेशों पर, साथ ही दक्षिण चीन सागर के सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। युद्ध के बाद जब फिलीपींस को आजादी मिली, तो उसने भी इस अपने आसपास के टापुओं पर, अपने आसपास के जल क्षेत्र पर अपना दावा किया ताकि वो भी एक संप्रभुता की जिंदगी जी सके। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो पूरी दुनिया के जितने ग्लोबल पावर थे वो सबके सब कमजोर पड़ गए थे और इस कारण सारे गुलाम देश अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इसी में एक था इंडोचीन, जो कि फ्रांस का उपनिवेश था। फ्रांस को इंडोचीन के साथ साथ और अलग अलग कई अपने उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलन का सामना करना पड़ा था और इसी कारण फ्रांस को अपने उपनिवेशों पर नियंत्रण बनाने के लिए बहुत प्रेशर, बहुत ताकत की जरूरत पड़ रही थी। चीन को इस स्थिति की अच्छे से समझ थी, इसीलिए चीन ने इस स्थिति का फायदा उठा करके वुडी द्वीप में भी सेना भेज करके उसे अपने कंट्रोल में कर लिया। वुडी द्वीप में कंट्रोल करने के बाद चीन ने 11 डैश लाइनों वाला एक नक्शा प्रकाशित किया, जिसमें लगभग पूरा साउथ चाइना सी का समुद्री क्षेत्र उसने अपने कंट्रोल में दिखाया। हालांकि चीन पूरी तरीके से इस पर कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन फिर आजादी के बाद माओ त्से-तुंग ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा की और उसके बाद एक नया नक्शा प्रकाशित किया। इस बार इसमें 9 डैश लाइन थी, जिसमें चीन ने अपनी समुद्री सीमा को दर्शाया था, जिसको चीन अपना कहता था और आज तक चीन इसी नक्शे में दिखाए गए क्षेत्र को अपना मानता है। 1954 में फ्रांस जब पूरी तरीके से इस क्षेत्र से चला जाता है, तो वियतनाम अपने आसपास के कुछ जल क्षेत्रों में, कुछ टापुओं में अपना दावा करता है और इस कारण चीन के साथ उसकी कुछ छोटी मोटी मुठभेड़ होती। हालांकि दोनों के बीच बाद में शांति समझौता हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन 1960 के दशक के अंत में बात फिर से बिगड़ने लगती है, जब इस क्षेत्र में बहुत सारे नेचुरल गैस और तेल के भंडार होने का पता चलता है, जिससे यहाँ के द्वीप समूह पूरी दुनिया की नजर में आ जाते हैं। और इसी कारण चीन, अमेरिका, फिलीपींस, साउथ और नॉर्थ वियतनाम कई छोटे मोटे युद्ध लड़ते हैं और शायद इसीलिए यहाँ पर एंट्री होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की। 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने देशों की समुद्री सीमा को निश्चित करने के लिए, समुद्री क्षेत्र में पाए जाने वाले समुद्री संसाधनों का उपयोग करने के लिए, समुद्री क्षेत्र के लिए लड़ाई झगड़ों को रोकने के लिए समुद्र के कानून पर एक कन्वेंशन तैयार किया। इस कन्वेंशन के अनुसार हर एक देश अपने तट सीमा के, अपने समुद्री तट सीमा के 200 मील दूरी तक, 370 किलोमीटर दूरी तक एक विशेष आर्थिक क्षेत्र पर उसका अधिकार होगा। मतलब उस क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज पर उसी देश का अधिकार होगा। लेकिन इस कन्वेंशन को लागू करना इतना आसान नहीं था, इसके लिए लगभग 60 राष्ट्रों के समर्थन की आवश्यकता थी और ये बहुत मुश्किल काम था। इसके लिए 12 साल लग गए। 1994 में 60 देशों के समर्थन मिलने के बाद समुद्र का ये कानून संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पास हुआ, लेकिन 1996 में चीन ने इस कानून को मानने से साफ मना कर दिया
और इसी कारण सन 2000 से ही चीन इस क्षेत्र में कई द्वीप बना रहा है, वहां पर अपना सैन्य ठिकाना बना रहा है, जिसका पूरी दुनिया विरोध कर रही है। अब चलिए हम इस क्षेत्र के इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस को समझते हैं, इस क्षेत्र के इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट होने के कारणों को जानते हैं। और हाँ, अगर आप शेयर मार्केट में या फाइनेंस में या इकोनॉमिकल वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा फाइनेंस रिलेटेड एक और चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, अगर आप हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप स्टॉक में डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी देश की इकोनॉमिक पावर या कहें किसी देश की वैल्यू या कहें किसी देश की करेंसी की वैल्यू किस चीज से बढ़ती है। किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू या किसी देश का वैल्यूएशन बढ़ता है उस देश के एक्सपोर्ट से, मतलब वो देश कितना सामान किसी दूसरे देश को बेचता है। कोई भी देश जितना सामान किसी दूसरे देश को बेचता है ना, दूसरे देश की करेंसी या दूसरे देश का पैसा एक्सपोर्ट करने वाले देश में आता है, जिस कारण सामान खरीदने वाले देश पर एक्सपोर्ट करने वाले देश का कंट्रोल बढ़ता है। क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उस देश का पैसा, उस देश की करेंसी। मतलब जिस इंसान के पास या जिस देश के पास किसी भी देश की ज्यादा करेंसी है वो उस देश की इकोनॉमी को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। तो फिर आप बोलोगे कि कोई देश दूसरे देश से सामान खरीदता ही क्यों है। देखिए, भारत कोई सामान अपने देश में क्यों मंगाता है, 3 कारण है। पहला है, शायद वो सामान हमारे देश में मिलता ही नहीं होगा, या फिर वो सामान की क्वालिटी जो हमारे देश में मिलती है वो खराब होगी, या फिर वो सामान हमारे यहाँ महंगा होगा। मतलब अगर हमको बिजनेस करना है, मतलब अगर हमको सामान बेचना है तो ये जरूरी है कि सामान सस्ता हो और उसकी क्वालिटी अच्छी हो। और इसीलिए हर एक देश चाहता है कि वो क्वालिटी वाला सामान बनाए और उस सामान को सस्ते में किसी दूसरे देश में पहुंचा दे, ताकि दूसरे देश में उस सामान को सस्ते में बेच सके। चीन न इसी रास्ते से लौह अयस्क, तांबा, प्राकृतिक गैस, कच्चे तेल और कई कच्चा माल अपने देश मंगवाता है। साथ ही अपने देश में बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, कार और कई अलग सामानों को इसी रास्ते से यूरोप, भारत और उत्तर अमेरिका तक पहुंचाता है। इंडिया और कई देश भी साउथ चाइना सी के इसी रास्ते का यूज करते हैं क्योंकि ये रास्ता सबसे छोटा है। लेकिन हम सामानों के ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ समुद्री मार्ग का उपयोग क्यों करते हैं। देखिए, समुद्री मार्ग सबसे ज्यादा सामानों को सबसे सस्ते में किसी एक देश से दूसरे देश तक पहुंचा सकता है, क्योंकि लगभग हर देश किसी न किसी साइड से समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ आता है। इसलिए ये मार्ग सबसे सस्ता, सबसे आसान होता है। साउथ चाइना सी का ये समुद्री रास्ता, ये वाला एरिया जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, पूरे ग्लोबल ट्रेड का 30% से ज्यादा अकेला ट्रेड इसी रास्ते से होता है। मतलब अगर कोई देश इस पर कंट्रोल कर ले तो पूरी तरीके से ग्लोबल ट्रांसपोर्ट का लगभग 30% का अकेला मालिक बन जाएगा। और शायद इसीलिए चीन इस क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है, और इसीलिए शायद पूरी दुनिया चीन को इस क्षेत्र में दबदबा बढ़ाने से रोकना चाहती है। अब समझते हैं कि कोई देश इस क्षेत्र में कंट्रोल करके या चीन इस देश क्षेत्र में कंट्रोल करके पैसा कैसे कमाएगा। चीन 2 तरीके से पैसे कमा सकता है। पहला, वो यहां से आने जाने वाले जहाजों से टोल लेगा, टैक्स देगा, जिससे सीधी आमदनी होगी और वो सीधे सीधे चीन के खाते में जाएगी। या दूसरा क्या हो सकता है कि इस रास्ते से ट्रेड करने वाले जितने भी देश हैं वो क्योंकि चीन को एक टैक्स देंगे, एक टोल देंगे, जिससे उनके सामानों का भाव बढ़ जाएगा, जिस कारण उनका सामान दूसरे देश में महंगे में पहुंचेगा और वो सामान महंगे में बिकेगा, जिस कारण कोई भी देश उन देश के सामानों को खरीदना नहीं चाहेगा क्योंकि वो महंगे हैं। और फिर हो सकता है कि चीन खुद के सामानों को टोल फ्री रखे, जिससे उसका सामान किसी दूसरे देश में आसानी से और सस्ते में पहुंच जाए। उसका सामान सस्ता होगा, इसीलिए हर एक देश चीन का सामान खरीदना पसंद करेगा और पूरी दुनिया की करेंसी चीन पहुंचने लगेगी, जिस कारण चीन पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल कर पाएगा। और साथ ही यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में तेल और गैसों के भंडार का भी तो पता चला है, इसीलिए ये एरिया इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकल कारण को हम अच्छे समझ गए, अब हम इसके पॉलिटिकल कारण को समझते हैं, या कहें युद्ध के कारण को समझते हैं। फिलीपींस की जो भौगोलिक स्थिति है ना, वो युद्ध के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इस जगह से आप अधिकतर देशों को अपने मिसाइल सिस्टम के टारगेट में रख सकते हैं। किसी भी ताकतवर देश के हमले के लिए ये बहुत अनोखी है, और शायद इसीलिए चीन इस क्षेत्र को डेवलप करके यहाँ पर कई सैन्य ठिकाने बना रहा है। चीन क्या करता है ना, फिलीपींस सागर में ही जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका उपयोग करता है, जैसे रेत और पत्थर का, और वहां पर वो कृत्रिम द्वीप बना देता है। फिर वो कृत्रिम द्वीप में सेना भेजता है और ये दावा करता है कि इस द्वीप को उसने बनाया है, इसलिए वो द्वीप उसका हो गया। दक्षिण चीन सागर, जो कि पहले सामान्य जल क्षेत्र वाला छोटा छोटा द्वीप था, वहां चट्टाने थी, लोग आ जा सकते थे वहां पर। चीन ने इस द्वीप में बंदरगाह, मिसाइल सिस्टम, रडार स्टेशन, लड़ाकू विमानों की हवाई पट्टी तक सब कुछ बना रखा है। अब तो ये जगह ना चीन के हवाई नौसैनिकों के अड्डे बन गए। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन पूरे दक्षिण सागर से जितने भी महाद्वीप जुड़े हैं उन सबको अपनी क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से कवर करना चाहता है, ताकि अगर कभी कोई युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो वो ज्यादा मजबूत स्थिति में रहे। साथ ही ताइवान के आसपास क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। चीन यहाँ पर इतना कुछ कर रहा है, ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ किसी एक देश का कंट्रोल होना खतरा है।
तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ या अमेरिका क्या कर रहे हैं? अमेरिका और फिलीपींस ने 1991 में एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया था, जो कि लगभग नाटो संधि के बराबर माना जाता है। इसमें दोनों देश एक दूसरे की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब किसी भी देश पर कोई भी मुसीबत आती है तो दोनों देश एक दूसरे की रक्षा करेंगे किसी भी कीमत पर। और शायद इसीलिए 1991 से दोनों देश फिलीपींस में हर साल संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं, जिसमें दोनों देश की सेनाएं अपना अनुभव एक दूसरे से साझा करती हैं। अप्रैल 2023 में 17,600 सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा समुद्री संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और साथ ही 2014 में अमेरिका और फिलीपींस ने संवर्धित रक्षा सहयोग EDCA पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार अमेरिका सेना फिलीपींस के 5 सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकती है। किसी भी युद्ध की स्थिति में वो वहां पर सैनिक तैनात कर सकती है, हथियार तैनात कर सकती है। और इसीलिए चीन इन बातों से बहुत गुस्सा है और इसी कारण दोनों देशों के बीच आए दिन झड़प की कोई ना कोई न्यूज आते रहते। कुछ भी हो, लेकिन ये पक्का है कि कोई देश या चीन अगर इस मार्ग पर कब्जा कर लेता है तो वो ग्लोबल इकोनॉमी को भी कंट्रोल कर पाएगा। और शायद इसीलिए यूनाइटेड नेशन इस क्षेत्र को फ्री ट्रांसपोर्ट जोन बनाने में जोर दे रही है। मतलब एक ऐसा रास्ता जहां पर कोई भी देश अपने जहाजों को एक देश से दूसरे देश तक भेज सकता है बिना किसी को टोल दिए। और साथ ही इस क्षेत्र में कोई युद्ध की स्थिति ना पैदा हो जाए, इसलिए इस क्षेत्र पर कोई भी अपना सैन्य अड्डा, सैन्य ठिकाना नहीं बनाएगा। और शायद ये सही भी है। थैंक यू।